नेपाल इस समय एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक तूफान से गुजर रहा है। सरकार द्वारा 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर अचानक लगाए गए बैन ने युवाओं में गुस्से की ज्वाला भड़का दी है। सड़कों पर हजारों लोग उतर आए हैं। पार्लियामेंट और नेताओं के घरों पर हमले हो रहे हैं। आगजनी और हिंसा से काठमांडू दहक रहा है। पुलिस की फायरिंग में दर्जनों लोग मारे जा रहे हैं और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इस पूरे आंदोलन की कमान GNZ पीढ़ी के हाथ में है और बालन शाह जैसे युवा नेता इसका चेहरा बनकर उभर रहे हैं। पड़ोसी देशों और वैश्विक शक्तियों की निगाहें नेपाल पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यह आंदोलन अब सिर्फ सोशल मीडिया बैन का विरोध नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक बदलाव की आहट बन चुका है। आने वाले दिनों में यह आंदोलन नेपाल की राजनीति का चेहरा हमेशा के लिए बदल सकता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे BDHT हैन वीडियो में। नेपाल में इन दिनों हालात विस्फोटक बने हुए हैं। सरकार अचानक 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और X पर बैन लगा देती है। उसका तर्क है कि यह कदम फेक आइडेंटिटीज, हेट स्पीच और मिस इन्फॉर्मेशन पर रोक लगाने के लिए जरूरी है। लेकिन जनता, खासकर युवा, इस बैन को फ्री स्पीच पर सीधा हमला मान रहे हैं। यही फैसला वह चिंगारी बन रहा है जिसने पूरे देश को हिला दिया है। काठमांडू की गलियों में आग की लपटें उठ रही हैं। पार्लियामेंट परिसर और सिंहदुर्बर के बाहर बैरिकेड्स तोड़ दिए गए और हजारों युवा सड़कों पर उतर चुके हैं। सरकार जो बैन से हालात काबू में करना चाहती थी, वही कदम अब गुस्से की सुनामी पैदा कर रहा है। यह गुस्सा अचानक नहीं फूट रहा। दशकों से करप्शन और नेपोटिज्म ने जनता का भरोसा तोड़ा है। बेरोजगारी और इन्फ्लेशन ने युवाओं को निराश किया है। नेपो किड्स आराम से आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, जबकि आम युवाओं के पास रोजगार और भविष्य की गारंटी नहीं है। डिजिटल स्पेस पर मीम्स और रील्स लंबे समय से यह नैरेटिव फैला रहे हैं और अब बैन इस नाराजगी को वैलिड कर रहा है। 8 सितंबर 2025 को इस फैसले की बाद हजारों की भीड़ पार्लियामेंट की ओर बढ़ने लगी और रेस्ट्रिक्टेड जोन में प्रवेश होते ही डेमोन्स्ट्रेटर्स और पुलिस में झड़पें शुरू हो जाती हैं। टीयर गैस, रबर बुलेट्स और अब लाइव राउंड्स का इस्तेमाल हो रहा है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि कम से कम 19 लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों घायल हैं। पार्लियामेंट परिसर और सिंहदुर्बर में आग लगा दिया गया, जिनके वीडियो दुनिया भर में वायरल हो रहे हैं। अदालत और अटॉर्नी जनरल ऑफिस तक हमला हो चुका है। भीड़ अब नेताओं के घरों और दफ्तरों तक पहुंच रही है। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी व मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर अर्जू राणा देउबा पर हमला हो रहा है और रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों घायल हैं। पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल की पत्नी राज्यालक्ष्मी चित्रकार आगजनी में फंसती है और उनकी मौत की खबर आ रही है। यह घटना आंदोलन का सबसे दर्दनाक चेहरा बन रही है। दूसरी ओर पुलिस की कार्यवाही सवालों में है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स आरोप लगा रहे हैं कि भीड़ चाहे कितनी भी उग्र क्यों ना हो, स्टेट की जिम्मेदारी डी एस्केलेशन और प्रोपोर्शनल फोर्स की होती है। लेकिन यहां डायरेक्ट फायरिंग हो रही है। 9 सितंबर 2025 की सुबह कम्युनिकेशन मिनिस्टर पृथ्वी सुब्बा गुरुंग घोषणा करते हैं कि सोशल मीडिया बैन वापस लिया जा रहा है। मृतकों के परिवारों को कॉम्पेंसेशन और घायलों को फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। साथ ही एक 15 डे इंक्वायरी कमेटी गठित हो रही है। लेकिन सड़क पर खड़े यूथ प्रोटेस्टर्स इससे संतुष्ट नहीं है। शाम तक खबर आती है कि प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली इस्तीफा दे रहे हैं। एंटी करप्शन यूथ प्रोटेस्ट अब सरकार की नींव हिला रहा है। इस आंदोलन को GNZ मूवमेंट कहा जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर प्रोटेस्टर्स वही हैं जिनका जन्म 2000 के बाद हुआ है। यह पूरी तरह डिजिटल जनरेशन है। VPN और ऑल्टरनेट एप्स जैसे टिकटॉक और वाइबर के जरिए कोऑर्डिनेशन चल रहा है। मीम्स और रील्स में नेपो किड vs नो जॉब किड का नैरेटिव सबसे ताकतवर नारा बन रहा है। श्रीलंका के अरागलाया और बांग्लादेश के स्टूडेंट अपराइजिंग जैसी मिसालें इनके कॉन्फिडेंस को और बढ़ा रही हैं। बीच में एक नाम सबसे अधिक उभर रहा है, बालन शाह। एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर और रैपर से पॉलिटिशियन बने बालन शाह 2022 में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में काठमांडू के मेयर चुने गए थे। एंटी करप्शन और बेटर गवर्नेंस की उनकी इमेज अब उन्हें यूथ आइकॉन बना रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उनके नाम के नारे गूंज रहे हैं और कई लोग उन्हें भविष्य का नेशनल लीडर मान रहे हैं। हालांकि उनके इंडिया के प्रति कंट्रोवर्शियल स्टैंड और ग्रेटर नेपाल मैप वाले बयान के कारण भारत में उनके प्रति मिश्रित राय बनी हुई है। इंडिया फिलहाल एडवाइजरी जारी कर रहा है कि उसके नागरिक अननेसेसरी ट्रैवल से बचें और जो नेपाल में हैं वे घरों में रहें। एम्बेसी इमरजेंसी हेल्पलाइन जारी कर रही है। CCS लेवल पर मॉनिटरिंग जारी है। भारत इंटरफेरेंस से बच रहा है और नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी के तहत डायलॉग की अपील कर रहा है।
दूसरी ओर चाइना और यूएस की टग ऑफ वॉर की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन यह मूवमेंट पूरी तरह होम ग्रोन डिस्कंटेंट से उपजा है। आज नेपाल में स्टेट सिंबल्स जल रहे हैं, लीडर्स के घरों पर हमला हो रहा है, कर्फ्यू और एयरपोर्ट शटडाउन लागू है। लेकिन इससे भी बड़ा सिंबलिक इंपैक्ट ये है कि डिजिटल जनरेशन अब सड़कों पर फिजिकल पावर दिखा रही है और एस्टैब्लिशमेंट को घुटनों पर ला रही है। इंक्वायरी पैनल बन रहा है, कॉम्पेंसेशन बन रहा है, पॉलिटिकल इक्वेशंस बदल रहे हैं और नए लीडर्स सामने आ रहे हैं। आगे की स्थिति और भी दिलचस्प मोड़ ले सकती है। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आने तक देश का माहौल गर्म रह सकता है और सड़कों पर युवाओं का दबाव राजनीतिक दलों पर साफ तौर पर दिखने वाला है। इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की चर्चा भी तेज हो सकती है और इसके साथ ही बैलेंस शाह जैसे युवा नेताओं को राष्ट्रीय राजनीति में और बड़ा पुश मिलने की संभावना बनने वाली है। भारत, चीन और अमेरिका जैसे पड़ोसी और वैश्विक शक्तियां हालात पर नजर गड़ाए रखेंगी, क्योंकि नेपाल का अस्थिर होना पूरे क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित कर सकता है। सोशल मीडिया पर यह आंदोलन लगातार वायरल होता रहेगा और डिजिटल मोबिलाइजेशन थमने वाला नहीं है। विपक्षी पार्टियां भी इस मौके का फायदा उठाकर जल्दी चुनाव की मांग कर सकती हैं। सरकार कर्फ्यू और सिक्योरिटी मेजर्स के जरिए हालात को कुछ समय तक काबू में रखने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर युवाओं की मांगें पूरी नहीं होती तो यह आंदोलन और भी उग्र हो सकता है। इतना तय है कि यह आंदोलन तात्कालिक नहीं रहने वाला, बल्कि नेपाल की राजनीति में लंबे समय तक स्ट्रक्चरल चेंज की नींव रख सकता है। इतना तय है कि नेपाल की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रहने वाली।